हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे वीडियो में मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवा रही हूँ। जो अभी आपने टर्मिनल 1 का एग्जामिनेशन दिया ना, सेम 1 का पेपर दिया, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। हमने जो नया चैप्टर 15 स्टार्ट किया है वो अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मैं आपको आज पेपर सॉल्यूशन करवाऊँगी। तो पहली जो ब्लैंक है वो है मैं खाली जगह के लिए मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ। तो उनमें आंसर आएगा स्वराज्य। उनके बाद है सूर्य नारायण पढ़ने में खाली जगह है, तो उनमें आंसर आएगा कमज़ोर। उनके बाद है सही विधान। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि, तो उनका आंसर है कोई अवांछित घटना घटी थी। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। उनका आंसर है 4 का जो आंसर है वो है बच्चन जी ने तेज बुखारी में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि, बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि, तो उनका आंसर है क, बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक कार्यशील बन जाती थी। ये उनका सही आंसर है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? तो रानी है वो रेखा चित्र साहित्यिक विद्या है। ये उनका आंसर है। फिर है 6, थानेदार की क्या विशेषता थी? तो थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। उनके बाद है इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? तो इब्राहिम ने जो गलती की थी ना, साला अपशब्द बोलने की, उसके लिए उसने माफ़ी मांगी थी। उनके बाद है बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। उनके बाद जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, मोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो मोहन को जिस बात का भय था उसको दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो उनका आंसर है मोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेत योनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? किस बात के लिए वो तैयार नहीं थी और क्यों? तो उनका आंसर यहाँ है, यह है कि लड़की के माँ बाप उसे एक आधेड़ के साथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना
थी, इसलिए वो उसके साथ शादी करके जाना नहीं चाहती थी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो उनका आंसर है, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों में अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसीलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जो और में है अथवा में जो है ना उनका आंसर। तो वो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उनका आंसर है, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। अब आगे है विभाग बी। तो उनमें है पहले ब्लैंक्स, भारत को खाली जगह कहा गया है। तो उनका आंसर है ऋषि भूमि। उनके बाद है 13, दान की देवी सरिता निर्मल करताल से खाली जगह रहे सदा। तो के करताल से सदा झरती रहे। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? तो सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। उनके बाद है 15, धन संपत्ति किस लिए है? तो कि धन संपत्ति है वो परोपकार के लिए है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कि कवि की यह अभ्यर्थना थी कि नया प्रकाश, चेतना का अनुभव, सुंदर और नए विचार और मनुष्य की पूजा करे, ऐसे विचार सब लोगों के अंदर आए। यही उनकी अभ्यर्थना थी। फिर है बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो कि बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? तो उनका आंसर है, दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण उसे इसलिए नहीं छोड़ रहा है। उनके बाद है सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है? 19 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो उनका आंसर है, सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि को एक पलक
के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं। एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं। ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सूरदास मानते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो कि बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन क्या है? तो इनका आंसर ये है, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों से जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। आगे क्वेश्चन 20 ही उनके ओर में जो है वह क्वेश्चन है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो उनका आंसर है, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। अब आगे विभाग सी है, क्वेश्चन नंबर 21। तो होठ को काटना मुहावरा है, तो उनका अर्थ होता है क्षोभ प्रकट करना या तो आश्चर्य में पड़ना। उनका वाक्य आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आगे है कहावत 22 नंबर क्वेश्चन नंबर, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो उनका अर्थ होता है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। उनके बाद है वाक्य को शुद्ध कीजिए, 23 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो उनमें है माँ ने लड़की के बुलाया। तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो माँ ने लड़की को बुलाया, यहाँ बीच में को आएगा। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 जो विरोधी शब्द है वो है शिखर। तो शिखर का विरोधी होता है तलहटी, जिनको हम तलेटी भी कहते हैं ना गुजराती में, तलेटी। उस तरह उनका ऑपोजिट शब्द है तलहटी। उनके बाद है पर्यायवाची शब्द 25 क्वेश्चन नंबर, तो नाविक, तो उनका होता है मल्लाह या माजी। उनके बाद है शब्द शबु 26 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो जहाँ शरण लिया जा सके तो उसको क्या कहते हैं? तो के शरण स्थल। उनके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 27, सुमति, उनका उपसर्ग बताना है, तो उनका उपसर्ग होगा सु वत्ता मति। सु उनका उपसर्ग होता है सुमति, सु वत्ता मति। उनके बाद है भाववाचक संज्ञा क्वेश्चन नंबर 28, तो मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। तो इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो के चुनौती। कौन सी है? चुनौती। उनके बाद है कर्तृवाचक संज्ञा, तो कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीज एक सत्य घटना से लिया। तो इनके अंदर कर्तृवाचक संज्ञा है वो है कहानीकार। उनके बाद है विशेषण, तो विशेषण
पहचानना है। धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ है। तो इनमें क्या विशेषता है? तो कि ऐसे जो लोग हैं वो कैसे हैं? तो कि तुच्छ है, वो विशेषण है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर डी, लेखन विभाग। तो यहाँ आपको ये परिच्छेद दिया गया है। इस परिच्छेद के आधार पर आपको इनके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? तो उनका आंसर है, मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 32। पुस्तकों से हमें किन की जानकारी मिलती है? तो कि पुस्तक, उनका आंसर है, पुस्तकों से हमें प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों तथा कवियों की जानकारी मिलती है। और क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन इनका, उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो इनके इसके लिए उचित शीर्षक है पुस्तकों का महत्व। अब आगे उनके बाद है, निम्नलिखित रेखाओं के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो इनमें कहानी जो है इनके मुद्दे आपको दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको कहानी बनाकर लिखनी है। तो उनका पहला है, एक राजा लड़ाई में हारना। एक राजा है, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, उनको शत्रु का भय डरा रहा था। उनकी वजह से वो लड़ाई में हार जाते हैं, ऐसा होता है। तो जो कहानी है ना, उनके आधार पर हमें ये कहानी लिखनी है। ये मुद्दों के आधार पर आपको यहाँ ये मुद्दे जो दिए गए हैं, तो इनके आधार पर हम कहानी इस तरह से बना सकते हैं कि एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसने अपनी राजपाट से हाथ धोना पड़ा। उनके बाद पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी के कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी, इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुमदमाकर भाग गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु का राज्य भी मिल गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सचमुच
छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। ये था हमारी कहानी। इनके अथवा में हमने आपको पत्र दिया हुआ है। तो पत्र है चाचा जी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में कैमरा भेजा है, ऐसा है ना। तो उनके बारे में यहाँ हमें पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम पत्र में क्या लिखेंगे, तो के एड्रेस लिखेंगे। यहाँ आपको दिया ही गया है 161 उषा किरण, तिथल रोड, वलसाड़ 396001, 13 सितंबर। आपको वही डेट लिखनी है जिस दिन आपका पेपर था, ठीक है। तो पहले पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन था और कल सवेरे ही आपका भेजा हुआ प्रेम भरा पत्र और कैमरा मिले। अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसा बढ़िया उपहार पाकर भला किसे खुशी न होगी। आपने सचमुच मेरी मनपसंद चीज़ भेज दी है। इसके लिए मैं आपका जितना आभार मानूं उतना कम है। आपका भेजा हुआ कैमरा कोई मामूली कैमरा नहीं है। मैंने इस कैमरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। यह देखने में जितना आकर्षक है उतना ही अच्छा इसका काम भी है। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी तस्वीरें इससे खींची गई। मेरे मित्रों ने इन तस्वीरों की बहुत प्रशंसा की है। फ़ोटो खींचने का मुझे बहुत शौक था, पर मेरे पास अच्छा कैमरा न होने से मन महसूस कर रह जाता था। अब आपने मेरा यह शौक पूरा कर दिया है। अब मैं मनचाहे दृश्यों और विशेष अवसरों के चित्र इस कैमरे में ले सकूंगा। आपके इस स्नेहपूर्ण उपहार के लिए मैं आपका फिर से आभार मानता हूँ। चाचा जी को मेरा प्रणाम। नन्हे चीकू को ढेर सारा प्यार। चाची जी को मेरा प्रणाम। उन नन्हे चीकू को ढेर सारा प्यार। आपका प्यारा भतीजा संदीप पाठक। ये और में था। अब आपको नीचे निम्नलिखित विषयों पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इनमें से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मेरा देश, होली आई रे या बस स्टैंड पर आधा घंटा। कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। अभी आप तय करेंगे कि आपको कौन से विषय पर निबंध लिखना है। ये सारे निबंध मैंने आपको रिवीजन में और स्टडी मटेरियल में भी डाल दिए, रिवीजन में भी करवाया है। तो ये निबंध, ये तीनों की तीनों में से आपने कोई भी एक लिखा होगा। तो आज का हमारा जो ये पेपर सॉल्यूशन है वो यहीं तक रहेगा। आपका वीडियो भी आज का यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में हम फिर चैप्टर नंबर 15 है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।